Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics and in today's lecture of producers equilibrium. So in the last few lectures we read about the meaning of producer equilibrium and how producer equilibrium can be determined. So the producer equilibrium, according to the economist, is a point where the producer doesn't want any change. Why the producer doesn't want any change? It's a big question. So the basic reason is that at the point of equilibrium, the producer is getting the maximum profits. Number two, as well as the minimum amount of losses. The minimum amount of losses is equal to the loss of the fixed cost of the producer. Why it's a fixed cost of producer? क्योंकि एक प्रोड्यूसर जो है उसको लगता है कि द फिक्स्ड कॉस्ट लॉसेस जो हैं वो उसको होंगे ही होंगे. इफ वी शट डाउन द प्रोडक्शन वो बिल्कुल बंद कर देता है तो भी उसको फिक्स्ड कॉस्ट बियर करनी ही पड़ेंगी. सो इफ ही कंटिन्यू द प्रोडक्शन ही आल्सो अकर्स द लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड इफ ही शट डाउन द प्रोडक्शन देन अगेन ही इंकर द लॉसेस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. तो उसको लगता है कि प्रोडक्शन कंटिन्यू करता हूं तो भी फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस है, अगर प्रोडक्शन बंद कर देता हूं तो भी फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस है, तो फिक्स्ड कॉस्ट से लॉस तो होंगे ही होंगे. सो ही डिसाइड्स टू कंटिन्यू द प्रोडक्शन. बट अगर उसको वेरिएबल कॉस्ट के लॉसेस भी हो रहे हैं फिर वो प्रोडक्शन नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर वो प्रोडक्शन बंद कर देता है सो जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको पड़ेगी नहीं. क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि हमने बात की थी कॉस्ट थ्योरी के अंदर व्हेन द आउटपुट इज जीरो वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो जीरो. व्हाई इट्स जीरो? बिकॉज द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इनकर्ड ऑन द वेरिएबल फैक्टर्स. और अगर प्रोडक्शन ही नहीं करनी है सो वेरिएबल फैक्टर कितने होंगे? जीरो. और अगर वेरिएबल फैक्टर ही जीरो है सो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगी. और अगर वेरिएबल कॉस्ट ही नहीं होगी तो फिर वेरिएबल कॉस्ट के लॉस कहां से होंगे? सो दिस इज कॉल्ड द मिनिमम लॉसेस ऑफ अ प्रोड्यूसर. एक प्रोड्यूसर को हमेशा जब भी मिनिमम लॉसेस होंगे वो किसके होंगे? हमेशा और हमेशा उसकी फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस जो हैं वो उसके मिनिमम लॉसेस होंगे. इससे ज्यादा वो लॉस बियर नहीं करेगा. सो आज हम बात करेंगे कि उसके जो इक्विलिब्रियम है वो कहां पर आ सकता है विद द हेल्प ऑफ अ टेबल एंड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. अब जब हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें एक चीज जो है वो ध्यान में रखनी पड़ेगी. क्योंकि जब हमने रेवेन्यू वाला चैप्टर किया था तो उसके अंदर हमने कुछ मार्केट फॉर्म्स की बात की थी. वन इज कॉल्ड द परफेक्ट कंपटीशन जो हम अगले चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में करने वाले हैं. अदर वन इज द मोनोपोली एंड अदर वन इज द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. तो जो प्रोड्यूसर है वो तो किसी भी मार्केट में काम कर सकता है. वो तो परफेक्ट कंपटीशन में भी काम कर सकता है, वो मोनोपोली में भी काम कर सकता है, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी काम कर सकता है. तो हम जब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे सो हम उसको सारी मार्केट सिचुएशंस के अंदर देखेंगे कि मोनोपोली में वो कहां पे हो सकता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वो कहां पे हो सकता है, वो परफेक्ट कंपटीशन में कहां पे हो सकता है. तो हम सारी मार्केट सिचुएशंस जो हैं वो देखने वाले हैं. नंबर 2 जो हम बात करना चाहते हैं वो ये है कि अगर हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकालना है देयर आर टू मेथड्स फॉर दैट. One is the total revenue, total cost approach. And the second one is the marginal revenue, marginal cost approach. Okay. So there are two methods or the two approaches for the determination of producer equilibrium. One is the total revenue, total cost approach and other one is the marginal revenue, marginal cost approach. अब इसमें एक चीज जो है वो कॉमन है और वो ये है कि अगर आप प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच यूज करते हो तो इसमें क्या होगा? हम सबसे पहले एक टोटल रेवेन्यू की कर्व बनाएंगे. अब टोटल रेवेन्यू क्या होता है हम सबको पता है, ठीक है. फिर हम क्या करेंगे? एक टोटल कॉस्ट की कर्व बनाएंगे, ठीक. फिर उन दोनों की हेल्प से हम प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम जो है वो फाइंड आउट करेंगे. नाम से क्लियर कर लेना, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच है मतलब आपको दो कर्व्स की जरूरत है. वन इज ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड अदर वन इज द टोटल कॉस्ट. जब हम मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच यूज करेंगे उसके अंदर भी हम दो कर्व बनाएंगे.
एक कर्व हम बनाएंगे मार्जिनल रेवेन्यू की, एक हम बनाएंगे मार्जिनल कॉस्ट की। तो जहां पर दोनों इक्वल हो जाएंगे वहां पर हम कह देंगे कि लो जी यहां पर इक्विलिब्रियम जो है वो आ गया। तो नाम से क्लियर कीजिएगा, वहां से आपको ये पता लगेगा कि आपने अगर ये अप्रोच यूज करनी है तो उसके लिए आपको कौन सी कर्व की जरूरत है। तो टीआरटीसी में टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट की कर्व बनाएंगे, एमआरएमसी में मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट की कर्व बनाएंगे। और जो मैंने कहा था कि दोनों में एक चीज कॉमन है, और वो क्या है, वो कॉमन चीज ये है कि आप चाहे इक्विलिब्रियम इस मेथड से निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, आपके जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है ना वो सेम आएगा। बात समझ में आई मेरी भी? आप जहां पर मर्जी इक्विलिब्रियम निकाल लो, ये मेथड यूज कर लो चाहे ये मेथड यूज कर लो, अब मेथड चेंज करने से क्या होता है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट तो वही होगा। जैसे अगर हम मीन कैलकुलेट करते हैं, अरिथमेटिक मीन, तो उसके बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। वो कहते हैं आप डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हो, शॉर्टकट से निकाल सकते हो, स्टेप डेविएशन से निकाल सकते हो, आप जो मर्जी मेथड यूज कर लो। जो अरिथमेटिक मीन है उस सीरीज का, जो एक्स बार जिसको हम बोलते हैं, जो है सो है। आपके मेथड चेंज करने से मीन थोड़ी चेंज हो जाएगा। वैसे ही जहां पर प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम है सो है, आपके मेथड चेंज करने से प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम नहीं चेंज हो जाना, वो उतने का उतना ही रहेगा, उसी पॉइंट पे रहेगा। सो हम क्या करेंगे, वन बाय वन पहले इन दोनों मेथड को डिस्कस करेंगे, ये भी सॉल्व करेंगे ये भी सॉल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे एक ही डायग्राम के अंदर ये दोनों मेथड दिखा देंगे। आप खुद चेक कर लेना, मैं पहले इस मेथड से इक्विलिब्रियम निकालूंगा, बाद में इस मेथड से इक्विलिब्रियम निकालूंगा, फिर क्या होगा मैं दोनों को एक ही डायग्राम में बना दूंगा। आप चेक कर लेना पॉइंट दोनों का सेम ही आएगा। तो मेथड से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जो है वो अफेक्ट नहीं होता, ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम टीआरटीसी अप्रोच जो है वो यूज करने वाले हैं। ओके, कौन सी अप्रोच, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच यूज करेंगे। और उसके लिए जो हम मार्केट लेने वाले हैं, तो हम मान के चलने वाले हैं कि मार्केट जो है वो क्या है, वो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, अब ये कौन सी मार्केट है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि पूरा कंपटीशन होगा। पूरा कंपटीशन किसके बीच में होता है, ऑब्वियस है बिटवीन द सेलर्स। जो उस कम्युनिटी को बेचने वाले हैं उनके अंदर पूरा कंपटीशन होगा। अब पूरा कंपटीशन कब होगा, हमने बात की थी जब मार्केट के अंदर जितने भी लोग उस कम्युनिटी को सेल करने वाले हैं, दे आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। नंबर टू, अगर प्रोडक्ट होमोजीनियस है मतलब सेम है, तो क्या होगा, प्राइस भी सेम होगा। और जो प्राइस है वो कौन डिसाइड करेगा, हमने बात की थी कि जब परफेक्ट कंपटीशन होता है तो जो फर्म होती है वो प्राइस डिटरमिन नहीं करती, द प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द इंडस्ट्री। अब नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड द इंडस्ट्री, फर्म होती है वन, ठीक है, तीन वर्ड्स हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहला वर्ड होता है उसको बोलते हैं फर्म, फर्म होती है एक, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि अगर मैं क्लोथ्स की बात करूं, तो जब हम मार्केट में कोई कपड़ा लेने जाते हैं तो आपको बहुत सारी कंपनीज का कपड़ा मिलता है, बहुत सारी कंपनीज, कंपनी मींस अ फर्म। जैसे आप बोलो कि आपको सियाराम का कपड़ा मिल जाएगा मार्केट से, रेमंड का मिल जाएगा, ग्रासिम का मिल जाएगा, तो ये सारी क्या है, ये सारी फर्म्स हैं, या जिसको हम कहते हैं कंपनीज हैं, ठीक है। अब आमतौर पे ये कहा जाता है कि अगर हम इन सारी की सारी फर्म्स को इकट्ठा कर दें, मतलब रेमंड्स ले आओ, ग्रासिम ले आओ, सियाराम ले आओ, रीड एंड टेलर ले आओ, ठीक है, जितनी भी कंपनीज है ना सबको इकट्ठा कर दो तो वो बन जाती है इंडस्ट्री। गलत, फर्म्स को इकट्ठा करने से जो बनता है वो इंडस्ट्री नहीं होती। इंडस्ट्री में एक पेज है, एक पेज फंसा हुआ है, और वो ये है कि एक वर्ड और भी होता है जिसको हम कहते हैं ग्रुप। क्या होता है, ग्रुप। अब अगर मैंने रेमंड को, सियाराम को, ग्रासिम को, रीड एंड टेलर को इकट्ठा किया, तो इससे जो बनेगा ना उसको हम बोलेंगे ग्रुप, इंडस्ट्री नहीं। क्योंकि इंडस्ट्री और ग्रुप में यही डिफरेंस है कि ग्रुप में भी, पहले सिमिलैरिटी की बात कर लेते हैं, ग्रुप में भी क्या होता है, हम जो भी कंपनीज होती हैं उनको इकट्ठा करते हैं, जो इंडस्ट्री होती है उसमें भी हम कंपनीज को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा दोनों को करना है।
दोनों में ही करना है, ग्रुप में भी करना है और इंडस्ट्री में भी करना है। बट डिफरेंस इस बात को लेके है कि अगर जो भी कंपनीज की आप बात कर रहे हैं, अगर वो सारी की सारी कंपनीज एक जैसी कम्युनिटी बना रही हैं, मतलब उनकी कम्युनिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम क्वालिटी, सेम डिजाइन, सेम उसके ऊपर कलर सेम, ठीक है, हर एक चीज सेम, कोई डिफरेंस नहीं, अगर हम उनको इकट्ठा करते हैं तो हम कहते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है? ऐसी फर्म्स की कलेक्शन है, एग्रीगेशन है, जोड़ करना है, टोटल करना है, जो क्या करती हैं? सेम कम्युनिटी बनाती है। बट अगर मैं रेमंड्स की बात करूं, रीड एंड टेलर की बात करूं, ग्रासिम की बात करूं, सियाराम की बात करूं, अब इन सारी कंपनीज का कपड़ा सेम तो नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है। तो ऐसी अगर कंपनीज को, ऐसी अगर फर्म्स को आप इकट्ठा करते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रुप। क्या कहते हैं? ग्रुप। पर मैंने कहा कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, तो पूरा कंपटीशन कब होगा? जब सारी की सारी फर्म्स जो हैं वो एक जैसी कम्युनिटी बना रही होंगी, तो उसमें प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि सारी फर्म्स इकट्ठी हो जाएंगी आपस के अंदर, फिर उसके बेसिस पे वो प्राइस डिटरमिन करेंगी। मतलब एक जो फर्म है उसका प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब एक फर्म अगर चाहे तो प्राइस चेंज नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? ये हम डिटेल में बहुत जाने वाले हैं जब हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो है वो करने वाले हैं, तो उसमें जो आपको प्रूफ करेंगे कि अगर जो प्राइस इंडस्ट्री ने बोल दिया, मान लो इंडस्ट्री कहती है कि ये मार्कर जो है इसका प्राइस 20 रुपीज है, तो जो मर्जी हो जाए ये 20 रुपीज प्राइस नहीं चेंज होगा जब तक इंडस्ट्री ना चाहे। हाँ, इंडस्ट्री चाहे तो प्राइस चेंज कर सकती है, बट अगर एक फर्म चाहे तो प्राइस चेंज करने की अथॉरिटी उसके पास नहीं है। फर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्राइस टेकर है। प्राइस टेकर मींस जो भी प्राइस इंडस्ट्री ने डिटरमिन किया है उस प्राइस को एक्सेप्ट करने वाली है, वो प्राइस को डिटरमिन करने वाली नहीं है। मतलब वो ये नहीं कह सकती कि मुझे अपनी कम्युनिटी के इतने पैसे चाहिए ना, जो प्राइस उसको इंडस्ट्री ने बोला है उसको उसी रेट पे अपनी कम्युनिटी बेचनी पड़ेगी। हाँ, कितनी कम्युनिटीज बेचनी है, मतलब कम्युनिटी 5 बेचनी है कि 10 बेचनी है कि 20 बेचनी है कि 50 बेचनी है, ये उसकी अपनी मर्जी है, वो जितनी मर्जी बेचे। क्वांटिटी कितनी सेल करनी है दैट इज अ डिसीजन ऑफ द फर्म, बट प्राइस कितना लेना है दैट इज अ डिसीजन ऑफ द इंडस्ट्री। ओके, तो हम इसी चीज को यहां पे मान के चलेंगे कि इंडस्ट्री ने एक प्राइस जो है वो फिक्स कर दी है, ठीक है, अब वो चेंज नहीं हो सकता, तो एज इट इज रहेगा। उसके बेसिस पे हम प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम देखेंगे। तो हमने कहा था कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहां पे होता है? जहां पे उसके प्रॉफिट मैक्सिमम होता है या लॉसेस मिनिमम होते हैं। तो पहले हम प्रॉफिट मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। सो प्रॉफिट मैक्सिमम है तो पहले तो ये देखो कि प्रॉफिट होते किसके बराबर है। तो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं वी ऑलवेज टॉक अबाउट द नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, मतलब अब हमें कौन सी कर्व चाहिए? एक टोटल रेवेन्यू की कर्व चाहिए, एक टोटल कॉस्ट की कर्व चाहिए। अब टोटल रेवेन्यू की कर्व के लिए क्या चाहिए? मैं पहले रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूं, आपने टेबल बनाना है तो टेबल के लिए आपको क्या क्या चाहिए पहले वो समझ लो। क्योंकि फिर जब हम टेबल बनाना शुरू करते हैं फिर ये सोचते हैं कि यार ये तो रह गया, ये भी रह गया, फिर टेबल नहीं सही बनता। तो पहले सोच लो कि आपको क्या क्या चाहिए, क्योंकि हम जो अप्रोच लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच। क्योंकि टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो वो प्रॉफिट आ जाएंगे, तो एक प्रॉफिट का कॉलम आ जाएगा यहाँ पे। तो जहां पर मुझे दिखेगा कि ले भी यहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम है, इससे ज्यादा प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकते, तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। किसी पे मान लो 10 रुपए के प्रॉफिट हो रहे हैं, किसी पे 5 रुपए के हो रहे हैं, किसी पे 100 रुपए के हो रहे हैं, तो उनमें सब में चेक कर लूंगा। जो वैल्यू सबसे ज्यादा होगी ना, जहां पे प्रॉफिट सबसे ज्यादा होंगे, तो मैं बोल दूंगा कि लो जी यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया। तो अगर प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट के लिए टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करना पड़ेगा। अब अगर टोटल रेवेन्यू चाहिए तो टोटल रेवेन्यू किसके बराबर होता है? ऑलरेडी बात कर चुके हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड। भी जितना प्राइस है और कितनी चीजें बेची दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए तो टोटल कॉस्ट के लिए क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए, एक टोटल फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए, एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं। सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कॉलम चाहिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कॉलम चाहिए, इन दोनों को ऐड करके
टोटल कॉस्ट आ जाएगी। बस ये हमें चीजें रिक्वायर्ड है, ये बना लो टेबल के अंदर, इक्विलिब्रियम में अपने आप आ जाएगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? सो वी टॉक अबाउट दैट। तो हम जो जो चीजें हमने रिक्वायर्ड लिखी वो हम बना लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे आउटपुट सोल्ड। भी आपने कितनी चीजें सेल की, ओके? तो सेल आपने की, सपोज करो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जितनी मर्जी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक? तो आपने सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट के बताना है। अभी इन सारे ऑप्शंस में जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम नजर आता होगा वहां पर क्या कर देंगे, इक्विलिब्रियम बना देंगे, ठीक है? अब यहां पर हम सबसे पहले बनाने वाले हैं प्राइस। क्यों? क्योंकि हमें एक चाहिए टोटल रेवेन्यू, एक चाहिए टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होगा? बहुत सिंपल है, प्राइस को आउटपुट सोल्ड के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है? तो हम मान लेते हैं कि प्राइस फिक्स है। अब प्राइस क्यों फिक्स है? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है। इंडस्ट्री ने आपको प्राइस डिटरमिन करके दे दिया कि लो जी ये पकड़ो प्राइस, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो लेट इट बी का प्राइस इज 12 रुपी और ये फिक्स है। फिक्स है मतलब आप जितनी मर्जी चीजें बेचो, आपको जो कमोडिटी का रेट है वो 12 रुपीज ही रहेगा। तो ये हो गया आपका 12 रुपी का रेट, बन गया, डन। अब आपने क्या करना है? अब आपने कैलकुलेट करना है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू किसके बराबर है? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू आउटपुट सोल्ड इनटू प्राइस। मतलब आपने कितनी चीजें सेल की और उस पे आपको कितने का रेट मिला। तो 12 रुपए की चीज है और आपने एक कम्युनिटी सेल की है, तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना? 12। नेक्स्ट, 2 कम्युनिटी सेल की, 12 रुपी का रेट है, कितने पैसे मिले? 24। अभी अगले पे 36, अगले पे 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132। ये आ गया। कुछ नहीं है, सिर्फ 12 पर टेबल लिख देना और कुछ नहीं करना, क्योंकि 12 तो फिक्स है। और ये देखो 12 into 1, 12 into 2, 12 3s are 12 4s are 12 5s are 12 6 are 12 7, 12 8, 12 9, 12 10 and 12 11। तो सिर्फ 12 का टेबल लिखना है, अपने कुछ नहीं करना। तो ये बन गया आपका टोटल रेवेन्यू। मतलब ये वो इनकम है जो आपको होने वाली है। हो गया क्लियर? इनकम बन गई, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट कंप्लीट, टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट हो गया। अभी अगर आप एक चीज सेल करते हैं तो उससे आपको मिलेंगे 12 रुपीज, 2 करते हैं तो 24, 3 करते हैं तो 36, 4 करते हैं तो 48, 5 करते हैं तो 60, 6 करते हैं तो 72, 7 करते हैं तो 84, 8 करते हैं तो 96, 9 करते हैं तो 108, 10 करते हैं तो 120 और 11 करते हैं तो 132। अब ये वो पैसे हैं जो आपको मिलने वाले हैं। डन हो गया यहाँ पे? ये वो पैसे हैं जो आपको मिलने वाले हैं। तो वो क्या क्या मिलने वाला है अभी हम सारा देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट के लिए सबसे पहले बनाएंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिर बनाएंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर इन दोनों को ऐड करके बनाएंगे टोटल कॉस्ट। ठीक है? राइट? टोटल फिक्स, टोटल वेरिएबल दोनों को ऐड किया तो टोटल कॉस्ट का कॉलम आ जाएगा। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, अब याद कर लीजिए, हमने ऑलरेडी कॉस्ट थ्योरी में बात करी हुई है। फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो क्या होती है? अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स है, उसने तो चेंज होना नहीं, क्योंकि वो ऐसी कॉस्ट है जो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर बियर की जाती है। और अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स है तो कॉस्ट भी फिक्स होगी। अब कॉस्ट ने तो चेंज होना नहीं है, तो क्या करते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को फिक्स मान लेते हैं। तो ये 10 रुपी पे है, तो ये 10 10 10 10 10 10 10 10 और 10 हो गया। टोटल फिक्स कॉस्ट फिक्स आ गई। अब आ जाओ टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है? ये ऐसी कॉस्ट है जो विद चेंज इन आउटपुट चेंज होगी। अब उसमें आपको मैंने एक चीज समझाई थी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे बनाता है। मैंने कहा था कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जो फर्स्ट स्टेज होती है वहां पे क्या होता है? वहां पे इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है। याद करो टोटल आपका जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है उसको याद करो। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या हुआ था? वहां पर फर्स्ट स्टेज में इंक्रीजिंग रिटर्न मिले थे।
मतलब जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर है वो क्या हुआ था, इंक्रीज हुई थी। यानी कि हर एक अगले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने हमें पिछले वाले से ज्यादा काम करके दिया था। जैसे पहले वाले ने 1 किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया, 1 2 3 4। अगली सेकंड स्टेज में क्या होता है कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन करती है। तो क्या हुआ था, 4 के बाद क्या हुआ था, 3 2 1 0। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो नेगेटिव हो जाती है, -1 -2। अब जब फर्स्ट स्टेज के अंदर आपको एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पिछले वाले से ज्यादा काम करके दे रहा है, तो क्या होगा, आपकी टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगी बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। याद आ गया, मैंने कॉस्ट थ्योरी में बहुत डिटेल में कराया था इस चीज को। उसके बाद याद करो, मैंने इसकी कर्व भी बनाई थी। तो मैंने कहा था पहले धीरे 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 इंक्रीज होगी, उसके बाद एकदम से इंक्रीज होगी, क्योंकि जब तक प्रोडक्शन के अंदर आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहे हैं, आपकी कॉस्ट जो है वो डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होगी। जब प्रोडक्शन के अंदर आपको डिक्रीजिंग रिटर्न मिलने शुरू हुए, आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होनी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो हमने इसकी कर्व भी बनाई थी। अब अगर मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनानी है तो ये सबसे प्रॉब्लमेटिक इशू है कि अब कितने रेट पर इसको इंक्रीज करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, छोटी सी ट्रिक लगाते हैं। वो ट्रिक क्या है, यहां पे क्या करते हैं, मैं एक बार ये रफ काम, ये समझ लो ये मेरा रफ है, मैं इसको रफ में लिख रहा हूं। मैं क्या करता हूं, मैं मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने मार्जिनल कॉस्ट को ऐड किया, मैंने मार्जिनल कॉस्ट को ऐड किया तो क्या बनता है, उससे टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनती है। क्योंकि हमने कहा था कि अगर मार्जिनल प्रोडक्शन को ऐड करोगे तो टोटल प्रोडक्शन बनेगी, मार्जिनल रेवेन्यू ऐड करोगे तो टोटल रेवेन्यू बनेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऐड करोगे तो टोटल यूटिलिटी बनेगी। बट अगर आप मार्जिनल कॉस्ट ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट नहीं बनेगी। क्यों, व्हाई बिकॉज द मार्जिनल कॉस्ट इज द वेरिएबल कॉस्ट ओनली। मार्जिनल कॉस्ट इज अ चेंज इन टोटल कॉस्ट। सो चेंज किस में आता है, वो तो हमेशा वेरिएबल कॉस्ट में आता है। सो अगर हम मार्जिनल कॉस्ट बना लें और उसको हम ऐड कर लें, ऐड करके क्या होगा, आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनेगी। अब मार्जिनल कॉस्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज यू शेप्ड। अब अगर मैं कहता हूं कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो यू शेप्ड है, ठीक, याद करो बनाया था हमने। एवरेज कॉस्ट बनाई थी, वो भी यू शेप्ड बनी थी। मार्जिनल कॉस्ट बनाई थी, वो भी यू शेप्ड बनी थी, है ना। अब अगर कोई कर्व यू शेप्ड है तो उसका मतलब क्या है, अगर ये मतलब समझ में आ गया, पूरी की पूरी मार्जिनल कॉस्ट बन जानी है। कैसे, देखो, अगर कोई कर्व यू शेप्ड है, इसका मतलब क्या कि पहले वो यहां पे है, यहां से स्टार्ट हो रही, उसके बाद क्या हो रहा है, वो नीचे की तरफ आ रही है। नीचे की तरफ आ रही मतलब क्या हो रहा है, वो कम हो रही है। कोई अगर कोई चीज नीचे की तरफ आती है, अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे डायग्राम में बना दें, लो ये सपोज करो डायग्राम बन गई, यहाँ पे मैंने मार्जिनल कॉस्ट ले ली, यहाँ पे मैंने आउटपुट ले लिया, तो क्या हो रहा है, पहले मार्जिनल कॉस्ट नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही मतलब क्या हो रहा है, कम हो रही है। तो हम मार्जिनल कॉस्ट जो है, अगर ये हमने कर्व बनाई है मार्जिनल कॉस्ट की, तो इसके लिए कोई ना कोई टेबल यूज किया होगा। तो वो टेबल में क्या होता होगा, उस टेबल में हमने मार्जिनल कॉस्ट को पहले कम कराया होगा क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है, ठीक। फिर क्या किया, इसको इसके मिनिमम पॉइंट पे पहुंचा दिया, मिलो जी ये तो सबसे कम है, इससे कम तो हो ही नहीं सकती। फिर क्या किया, उसके बाद ये ऊपर की तरफ चलेगी, मतलब इसने इंक्रीज होना शुरू कर दिया। बस आपने इसी चीज को ध्यान में रखना है और इसी बेसिस पे मार्जिनल कॉस्ट की कर्व बना देनी है। भी पहले क्या करना है, पहले मार्जिनल कॉस्ट को जब वैल्यूज लिखनी है, पहले उसको कम कराना है, मतलब हर बार अगली वैल्यू पिछले से कम लिखनी है। फिर क्या करना, उसको मिनिमम पॉइंट पे पहुंचा देना और उसके बाद उसको इंक्रीज करा देना, तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट बन जाएगी। कैसे, तो हम इसी बेसिस पे, इसी डायग्राम के बेसिस पे हम क्या करते हैं, पहले मार्जिनल कॉस्ट बना देते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट है, मान लो पहले की मैंने लिख दी 15, ठीक है, ऐसे लिख दी 15। अगली क्या करनी है, इससे कम लिखनी है, तो कम लिखनी क्योंकि हमने नीचे की तरफ लेके आना है, तो अगले की मार्जिनल कॉस्ट है 12, ठीक है। अगले की और कम लिखनी है, मान लो अगले की है 10। मैं हर बार जो अगली मार्जिनल कॉस्ट है वो कम लिख रहा हूं। अगले की लिखनी है मान लो 9, अगले की लिखनी है 8, अगले की लिखनी है 7। तो देखो मैंने कम करा दी, सही हो गया। तो पहले कर्व क्या हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, आ गया। मैंने बोल दिया कि जो 7 है ना, वो क्या है, वो मिनिमम पॉइंट है
मार्जिनल कॉस्ट का। भाई इससे कम मार्जिनल कॉस्ट जो है वो तो हो ही नहीं सकती। ठीक, अब क्या करना है इसके बाद, अब क्या करना है, मिनिमम पॉइंट पे पहुंच गई, अब इसको राइज कराना है, कुछ नहीं करना, उल्टा लिख दो। उल्टा लिख दो मतलब अब इंक्रीज कराओ। अब 7 था ना, ये मिनिमम था, इसके बाद उल्टा करो। उल्टा किया तो 8, बस मैं ये टेबल उल्टा लिखने वाला हूं। 8 9, ठीक है, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 15। समझ आया? तो पहले क्या करना है, पहले फॉल करानी है। 12 15 12 10 9 8 7 हो गया। 7 तक मिनिमम पॉइंट पे जाना है। मिनिमम पॉइंट पे जाने के बाद क्या करना है, उसको इंक्रीज करा देना है। 8 9 10 12 15, देख लो 8 9 10 12 15, बस उल्टा लिख देना है और कुछ नहीं करना। ठीक, तो अब पहले कम हुई, मिनिमम पॉइंट पे पहुंची, उसके बाद राइज कर गई, यू शेप्ड बन गई। अब मार्जिनल कॉस्ट को अगर हम ऐड करें तो उससे बनेगी हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कैसे बनाओ, पहले मार्जिनल कॉस्ट 15 है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 15। सेकंड यूनिट मैंने प्रोड्यूस किया तो उसके ऊपर मुझे मार्जिनल कॉस्ट पड़ी 12। मतलब अगला यूनिट बनाने पे मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आया, कितने का, 12 का। तो इसका मतलब 15 तो वो पहले ही है, तो 15 पहले ही है, 12 का चेंज आया तो ये कितनी हो गई, 27। जब मैंने थर्ड यूनिट प्रोड्यूस किया, वो कहता है योर मार्जिनल कॉस्ट इज 10। इट मींस कि जो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसमें चेंज आना है 10 का। तो 27 तो वो पहले ही है, तो 10 का चेंज लेके आना है, तो ये कितनी हो गई, 37। जब मैंने फोर्थ यूनिट प्रोड्यूस किया, वो कहता है आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो 9 है। इसका मतलब आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट में 9 का चेंज आ रहा है, तो मतलब 37 तो वो पहले ही है, तो 9 का चेंज लेके आ गए, तो ये होगी 46। ठीक हो गया। फिर जब फिफ्थ यूनिट बनाया, वो कहता आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो 8 है। इसका मतलब आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंज आएगा वो 8 का आएगा। मैंने कहा 46 तो वो पहले ही है, तो 8 का चेंज आया तो ये कितना हो गया, 54। ठीक, फिर वो कहता है सिक्स्थ यूनिट पे उसमें 7 का चेंज आएगा, तो मैंने कहा 54 तो पहले ही है, तो 7 का चेंज मतलब 61। फिर वो कहता है कि आप 7th यूनिट बनाओगे तो 8 का चेंज आएगा, 8 का चेंज आएगा मतलब अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 69। जब 8th यूनिट बनाया, वो कहता है 9 का चेंज आएगा, मैंने कहा 69 तो पहले ही है, 9 का चेंज आना है तो कितनी हो जाएगी, 78। फिर वो कहते हैं 9th यूनिट बनाओगे तो 10 का चेंज आएगा, तो मैंने कहा 78 तो पहले ही है, तो 10 का चेंज लाया तो 88। फिर वो कहता है 10th यूनिट बनाओगे तो 12 का चेंज आएगा, मैंने कहा 88 तो वो पहले ही है, उसमें 12 का चेंज और लाना है, तो कितना हो जाएगा, 100। फिर वो कहता है कि अगर आप 11th यूनिट बनाओगे, अब उसमें 15 का चेंज आएगा, 15 मैंने कहा 100 तो पहले ही है, तो 15 का चेंज लेके आया तो कितना हो गया, 115। ठीक है, तो यहाँ पे था 132 हो गया। अब जब आप ये मार्जिनल कॉस्ट से टोटल वेरिएबल कॉस्ट बना लें तो इसको इरेज कर देना, इसको छोड़ देना, अब इसका काम खत्म। ठीक, तो मार्जिनल कॉस्ट से टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, पर वो मार्जिनल कॉस्ट को रफ काम में बनाना, उसको यहां पे मत बनाना। क्यों? क्योंकि हम जो अप्रोच यूज कर रहे हैं वो हम अप्रोच यूज कर रहे हैं टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच। ठीक है, तो उसमें सिर्फ टोटल रेवेन्यू बनना चाहिए, टोटल कॉस्ट बननी चाहिए, बीच में मार्जिनल नहीं आनी चाहिए। तो मार्जिनल सिर्फ समझने के लिए है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हमने कितना कितना इंक्रीज कराना है। क्योंकि अगर आपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट को बनाने के टाइम पे वो जो हमारे इंक्रीजिंग रिटर्न डिक्रीजिंग रिटर्न, अगर उनको कॉन्सेप्ट को फेल किया, आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सही नहीं बनेगी और आपका इक्विलिब्रियम जो है वो सही नहीं आएगा। तो जो बेसिक्स हैं उनको ध्यान में रखना है कि पहले प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं तो कॉस्ट को डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज कराना है। मतलब पहले 15 कराया, 12 कराया, 10 कराया, 9 कराया, 8 कराया, 7 कराया, फिर वहां पर डिक्रीजिंग रिटर्न शुरू हुए तो यहां पर इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज कराना है। 7 कराया था, फिर 8 कराया, 9 कराया, 10 कराया, 12 कराया, 15 कराया, तो हर बार पहले से ज्यादा इंक्रीज करा दी। पहले डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज कराई, फिर इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज कराई, उससे बन गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट की कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ही सबसे ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है। क्लियर? अब क्या करना है, टोटल फिक्स्ड और टोटल वेरिएबल को ऐड कर दो तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगी 10 प्लस 15।
12 प्लस 15 किया तो ये आ गया 25। 10 प्लस 27 तो इट इज 37। ये आ गया 47, ये आ गया 56, ये आ गया 64। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर रहा हूं। ये बन गया 71, ये बन गया 79, ये बन गया 88, ये बन गया 98, ये बन गया 110 और ये बन गया 125। सो ये बन गई आपकी टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब ये टोटल कॉस्ट आ गई। अब अगर हम क्या करें, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करें, तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक, तो अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं प्रॉफिट। पर यहां पे प्रॉफिट के ऑब्लिक एक और चीज लिख लीजिएगा, लॉस भी। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन भी आएगी जहां पर क्या होगा, जो टोटल रेवेन्यू है वो कम होगा, मतलब आपको इनकम कम हो रही होगी और जो कॉस्ट पड़ रही होगी वो ज्यादा पड़ रही होगी। तो रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। तो मैंने प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस लिख लिया, भी जैसे भी होगा वैसे देख लेंगे। अब आपने सिर्फ दो कॉलम चेक करने हैं, एक टोटल रेवेन्यू का, एक टोटल कॉस्ट का। टोटल रेवेन्यू है आपका 12 रुपीज, मतलब जब आपने फर्स्ट कम्युनिटी सेल की तो आपको मिले 12 रुपीज, पर फर्स्ट कम्युनिटी पे ऊपर आपको कॉस्ट पड़ी 25 की। ध्यान से सोचो, अब रेवेन्यू मिल रहा है आपको 12 का और आपको कॉस्ट पड़ रही है 15 की और 25 की। इसका मतलब आपको तो हो रहे हैं लॉस। कितने के? 12 की इनकम है, 25 की कॉस्ट है, तो आपको 13 रुपीज के लॉस हो रहे हैं। तो लॉस हम लिखेंगे माइनस में, तो -13 के लॉस हो गए। फिर अब अगली कम्युनिटी सेल की सेकेंड, टोटल रेवेन्यू मिला 24 पर टोटल कॉस्ट पड़ी 37, यानी अब फिर लॉस हुए। कितने के? 13 के। अभी तो हम कह रहे थे कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वहां पे होगा जहां पर उसके प्रॉफिट मैक्सिमम होंगे। अभी तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहे, अभी तो लॉस में चल रहा है वो, तो अभी तो फिलहाल तो कोई अता पता नहीं। आगे चलते हैं। थर्ड यूनिट सेल किया तो आपको मिले 36, आपको कॉस्ट पड़ी 47 की, मतलब अब भी आपको लॉस हो रहे हैं 11 रुपीज के। फोर्थ यूनिट सेल किया, मिले 48, ठीक, कॉस्ट पड़ी 56 की, मतलब अभी भी कॉस्ट ज्यादा है, तो अभी भी लॉस है। कितने के? 8 रुपए के। ठीक, फिर 5 यूनिट सेल किए तो मिले 60, कॉस्ट पड़ी 64 की, अभी भी लॉस है। कितने के? 4 रुपीज के। नेक्स्ट 6 यूनिट सेल किया, मिले 72, कॉस्ट पड़ी 71 की, यानी अब प्रॉफिट हुआ, शुरू हुआ। अब प्रॉफिट शुरू हुए अभी। देखो 72 का रेवेन्यू है, कॉस्ट पड़ रही है 71 की, तो 1 रुपए का प्रॉफिट, तो ये अभी प्रॉफिट शुरू हुए हैं। ठीक, पहले तो लॉस में ही जा रहा था वो। अगले पे चलते हैं। 7 यूनिट पे रेवेन्यू है 84 का, कॉस्ट है 79 की, मतलब प्रॉफिट है 5 रुपए के। सही हो गया। नेक्स्ट 8th यूनिट पे टोटल रेवेन्यू 96 है, टोटल कॉस्ट 88 है, तो अब इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 8 रुपए के क्या है? प्रॉफिट है। ठीक, नेक्स्ट में 9th यूनिट पे टोटल रेवेन्यू 108, टोटल कॉस्ट 98, यानी कि प्रॉफिट कितने के? 10 रुपीज के। नेक्स्ट पे 10th यूनिट पे टोटल रेवेन्यू 120, टोटल कॉस्ट 100, तो मतलब 110 सॉरी, तो प्रॉफिट कितने के? 10 के। 120 का रेवेन्यू है, 110 की कॉस्ट है, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, प्रॉफिट कितने? 10 के। 11 यूनिट सेल किए, टोटल रेवेन्यू 132, टोटल कॉस्ट 125, प्रॉफिट कितने के? 7 के। तो ये हमारे निकल गए प्रॉफिट। प्रॉफिट कैलकुलेट हो गए। अब ध्यान से देखो, अब हमने कहा कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां पर उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो क्या होंगे? मैक्सिमम। तो पहले तो मैक्सिमम प्रॉफिट चेक करो कहां पे। अब ये तो लॉस है, ये लॉस है, ये लॉस है, ये लॉस है, ये लॉस है, अब यहां से प्रॉफिट शुरू होने वाले हैं, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमम कराने हैं ना, तो यहां से शुरू करो। ये 1 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 7 है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम कौन सी नजर आ रही है? 10। 10 इज द मैक्सिमम वैल्यू ना, है ना? तो अगर 10 नजर आ रही है तो 10, तो आपको 2 नजर आ रहे हैं। अब आपको 10 जो है वो अगर आप 9 यूनिट सॉल्व सेल करते हैं तो भी आपके प्रॉफिट 10 के हैं। अगर आप 10 यूनिट सेल करते हैं तो भी आपके प्रॉफिट 10 के हैं।
यानी 9th यूनिट पे भी प्रॉफिट 10k, 10th यूनिट पे भी प्रॉफिट 10k, तो फिर इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा? वो 9 यूनिट सेल करेगा कि वो 10 करेगा? अब ये सोचने वाली बात है। तो सोचने वाली बात का आंसर ये है कि वो 10 यूनिट सेल करेगा। क्यों? क्योंकि देखो, जब उसने 9 यूनिट सेल किए तो 9 यूनिट सेल करने पे उसको 10 के प्रॉफिट हुए। अब उसने 10 यूनिट सेल किए, ठीक है? 10 यूनिट सेल करने पे उसने देखा कि जो मुझे 10th यूनिट सेल करने पे भी जो प्रॉफिट है वो 10 के, ठीक? अभी अगर वो 10th यूनिट सेल ना करता तो उसको कैसे पता लगता कि मेरे प्रॉफिट 10 के? फिर उसने क्या किया, अभी भी वो रुकेगा नहीं, वो चलेगा। उसने 11th यूनिट सेल करके देखा, उसने कहा अब तो मेरे प्रॉफिट 7 हो गए, यानी अब ये तो मैक्सिमम नहीं है, मुझे मैक्सिमम करना है। तो मुझे मैक्सिमम करना है तो मुझे वापस जाना चाहिए, क्योंकि हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से किसी भी तरह का चेंज प्रेफर नहीं किया जाता। तो वो कहता है मैं तो यहां पे तो 7 के प्रॉफिट थे, पिछला बेचा था तो 10 के थे, तो कहता है मैं तो चेंज चाहूंगा। तो वो क्या करेगा, वो 11 से वापस जाएगा। अगर वो 11 से वापस जाएगा तो वो 10 पे जाएगा। 10 पे जाके उसको लगा कि हाँ अब मैं वापस आ गया हूं, अब मेरे प्रॉफिट 10 है। तो अगर कहता है मैं एक और वापस चला जाता हूं तो वहां पर भी 10 की तो प्रॉफिट है। तो कहता है क्या करते हैं, तो 9 पे भी 10 है, 10 पे भी 10 है, तो फिर 10 सेल करो। क्योंकि जो फर्म्स होती हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल को मैक्सिमम करना नहीं होता, वो अपना सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमम करना नहीं होता, वो अपनी सेल भी मैक्सिमम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी कम्युनिटी ज्यादा से ज्यादा बिके, नंबर 2 प्रॉफिट भी ज्यादा से ज्यादा हो। तो कहते हैं यहां पर मेरी 9 कम्युनिटी सेल हो रही है, प्रॉफिट 10 के हैं, यहाँ पे 10 कम्युनिटी सेल हो रही है, प्रॉफिट 10 के हैं, तो प्रॉफिट में तो नुकसान हो नहीं रहा, प्रॉफिट तो उतनी है, तो साथ में मेरी चीजें भी ज्यादा बिक रही हैं, तो दोनों में बेनिफिट है। तो क्या होगा, वो 10th यूनिट पर इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगा। वो 10th यूनिट में किसी भी तरह का चेंज प्रेफर नहीं करेगा, तो ये उसके इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। तो ये हमने बनाया TRTC अप्रोच विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी की डायग्राम बनाने वाले हैं और साथ में हम अगली अप्रोच की बात करने वाले हैं, which is MRMC approach. So we meet again in the next lecture. Till then, it's goodbye from my side. Thank you very much and all the best.